या प्रोडक्ट के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से। फिर बात कर रहे हैं फॉर्मेट के हिसाब से, तो ट्रेडिशनल है, लीन है या फिर वन पेज। समझ गए? ये हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट की किस तरीके का फॉर्मेट, पुराने जैसे बनता रहा है वैसे बनाएंगे या थोड़ा सा कवर करना है कि भैया लीन हो कि मतलब सब कुछ डिटेल में, या वन पेज को कि भैया सब कुछ शॉर्ट करके। हाँ जी मेरे CSWT वाले बच्चों, बेटा पेपर नंबर 4 का पार्ट बी मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा बड़े तरीके से रिवाइज करेंगे सारे के सारे कंसेप्ट। आरंभ सीरीज में चैप्टर कवर नहीं थे, मैं फिर से बता रहा हूं, लक्ष्य सीरीज में सारा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे कंसेप्ट कवर करेंगे बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के नाम से क्या पता लग रहा है बेटा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, मैनेजमेंट होता क्या है, कितने कितने तरह की मैनेजमेंट हो सकती है। अब फंक्शंस क्या है, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या काम है, कौन कौन से मेन काम है जो मैनेजमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वर्क के किस किस तरीके से काम होते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? प्लानिंग के बारे में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग करना क्या होता है, याद है कई बच्चों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, ये सब चीजें बेटा। तो प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग है क्या? डिसाइडिंग इन एडवांस। कोई भी चीज प्लान करने का मतलब क्या है? पहले से ही डिसाइड कर लेना व्हाट टू डू, वेयर, हाउ एंड बाय होम इट इज टू बी डन। सिंपल मतलब है प्लानिंग का, है ना। इट इज अ रैशनल अप्रोच टू द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में एक रैशनल अप्रोच रखना कि प्लान करके चलना कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है ना। इन्वॉल्व फोरकास्टिंग प्लस मेकिंग प्रोविजंस। अगर हमें कुछ प्रोविजंस बना के चलने हैं या कुछ कैलकुलेट करके चलना है तो वो पहले से करके रखते हैं हम। नॉट जस्ट गेसिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड फोरकास्ट। ठीक है जी, जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है। अब क्योंकि आपका पेपर जो है ना बेटा वो ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से। Planning is selecting and relating facts plus making assumptions about the future to formulate the actions for achieving desired results। ठीक है जी, ये प्रॉपर डेफिनेशन जो पर्सन ने दी थी उसके अकॉर्डिंग मतलब वही है, उसने वर्ड थोड़े अलग यूज करे बस, है ना। बात करते हैं फीचर्स की बेटा। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कि इंटेलेक्चुअलिटी लगानी पड़ती है अपना, है ना। तो इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग, मेंटल थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड फार साइटेडनेस, दूर की नजर रखना, है ना, विजुअल दूर का क्रिएट करना, ये फ्यूचर का, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? मोस्ट बेसिक फंक्शन है, ऑल अदर फंक्शन डिपेंड्स ऑन इट। जैसे कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो बाद में आएंगे वो सब पहले इस पे डिपेंड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद कुछ तो होगा, है ना। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक नेवर एंड वाला प्रोविजन है, रिवाइज्ड विद चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग कर दी है उस पर स्ट्रिक्ट है भैया वही करेंगे। और मान लो कोई सिचुएशन चेंज हो गई, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो गया, तो प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, राइट, है ना। प्रीवियस फंक्शन के नीडेड एट ऑल लेवल्स, ऑल डिपार्टमेंट, नॉट जस्ट टॉप मैनेजमेंट। हर जगह पे जरूरत होती है भैया प्लानिंग की। जरूरत तो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे, हर लेवल की मैनेजमेंट पे जरूरत पड़ती है प्लानिंग की, ठीक है। चलो जी, अच्छा एक और रह गया, परवेसिव फंक्शन है, नीडेड। अच्छा ये तो बताया मैंने, परवेसिव, ठीक है। फिर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एवरीवन नोज एंटरप्राइज एंड डिपार्टमेंट गोल्स। एक भैया कॉन्शियसनेस है ऑब्जेक्टिव की, सबको पता होना चाहिए कि एंटरप्राइज क्या है और उसके गोल्स क्या है, ठीक है ना। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, बेस्ट मेथड चोजन विल बी एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। जो बेस्ट मेथड आप चूज करोगे उसी से एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, है कि नहीं। प्रोसीड्स द कंट्रोल, कंट्रोल से पहले आता है, पहले प्लानिंग होगी फिर कंट्रोल होगा। कंट्रोल चेक्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान, विदाउट प्लान नो कंट्रोल। अगर प्लान नहीं है तो कंट्रोल भी नहीं होगा, पहले प्लानिंग होगी तभी तो कंट्रोलिंग करेंगे भाई, है ना। कंट्रोल करोगे किसको? फ्यूचर के लिए होता है प्रिपेयर मैनेजमेंट टू फ्यूचर कंटिजेंसीज, फ्यूचर में होने वाली इमरजेंसीज, फ्यूचर में यानी जो भी चीज होने वाली फ्यूचर में, उसके लिए प्रिपेयर करता है। इन्फ्लुएंस दी अदर फंक्शंस, इंप्रूव ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो बात के फीचर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं इन सबको भी इंप्रूव करता है, ठीक है ना। चलो टाइप्स कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक प्लान, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। स्ट्रेटेजिक में क्या आएगा बेटा? एक्शन स्टेप्स फॉर स्ट्रेटेजिक गोल्स। जब आप कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाते हो 5 से प्लस ईयर्स की, जैसे मिशन बनाना, कोई गोल, रिसोर्स एलोकेट करना, तो इस तरह के प्लान की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात हो रही है बेटा? स्ट्रेटेजिक की। स्टैंडिंग क्या है? यूज रिपीटेडली फॉर रेकरिंग सिचुएशन, जो डेली बेसिस पर, रेकरिंग बेसिस पर होता है। लॉन्ग टर्म, मॉडिफाइड व्हेन नीडेड, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, जो रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी जरूरत पड़ती रहती है। सिंगल यूज क्या है? फॉर वन टाइम, कि भैया एक बार कोई ऐसी चीज हुई जिसके अंदर हमें प्लान की जरूरत थी, वो काम हो गया, बात खत्म, है ना। शॉर्ट लाइफ होती है, बजट, प्रोजेक्ट प्लान्स के लिए होता है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान। उसके बाद आता है बेटा प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस में क्या आएगा? सबसे पहले परसेप्शन। प्लानिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है? हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, किस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में प्लान करना है। फिर प्लान करते समय आपको ये भी डिपेंड देखना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। तो सबसे पहले हम परसेप्शन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज का क्या क्या है, मार्केट, कंपटीशन, कस्टमर की नीड, स्ट्रेंथ और वीकनेस सारी। फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सबसे पहले मेजर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो कि आपको करना ही क्या है,
क्या किस चीज के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो? ब्रेक इनटू डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल ग्रुप्स। अब एग्जांपल 3000 यूनिट बेचने हैं मेरे को, तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव सबके क्लियर होने चाहिए ना भाई, 3000 यूनिट बेचने के लिए क्या क्या करना है सबको। कंसिडर करो प्लानिंग का प्रेमाइसिस, यानी फोरकास्ट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, एड्स और बैरियर्स सारे, कि कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन सी परेशानी हमें प्लानिंग में आ सकती है। डेवलप करो एक्शन प्लान, यानी कि स्पेसिफिक स्टेप्स टू अचीव द गोल। स्पेसिफिक स्टेप होने चाहिए कि गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक चीजें आपको करनी है। डेवलप करो बजट, अगर उसके अंदर कोई मॉनेटरी फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसका भी बजट बनाओ कि भैया प्लानिंग के दौरान हमें इतना इतना पैसा लगेगा, है ना, मनी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान। फिर आता है इंप्लीमेंट कर दिया जाए प्लान को, फाइनली अब जो सोचा है उसको कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। 70% ऑफ द सीओ फेलियर्स, पुअर एग्जीक्यूशन, नॉट पुअर प्लानिंग। कई बार क्या होता है, प्लानिंग तो है अच्छी, प्लान कर दिया गया ऐसे ऐसे कर, जब उसको करने लगते हैं तब फेलियर आता है ना। तो मेन रीजन क्या होता है, पुअर एग्जीक्यूशन। कंट्रोल द प्लान, मेजर द प्रोग्रेस, टेक करेक्टिव एक्शंस इफ डेवलपमेंट, इफ डेविएशन अकर्स। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई डेविएशन हो रही है, लग रहा है प्लान से इधर उधर जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मेजर्स होनी चाहिए, राइट। चलो एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा प्लानिंग में? सबसे पहले मिशन क्या आपका, क्या मिशन, क्या अचीव करना है, पर्पस या रीजन क्या है एग्जिस्टेंस का, किस लिए कर रहे हो प्लान। फिर मिशन स्टेटमेंट्स होनी चाहिए मैनेजर्स की, इवेल्युएट द सक्सेस, एम्प्लॉयज के लिए कॉमन पर्पस एंड लॉयल्टी, आउटसाइड पार्टीज के लिए इनसाइड इनटू द वैल्यूज एंड डायरेक्शन। ये प्रॉपर हमारे पास डिफाइंड होने चाहिए पूरा मिशन है क्या, ठीक है ना। कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, कस्टमर और या प्रोडक्ट सर्विसेज या कंपटीशन एरिया या टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिलीव्स, वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स, पब्लिक इमेज, एटीट्यूड टू द एम्प्लॉइज। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो मिशन स्टेटमेंट में काम आते हैं। यानी ये वो सारी चीजें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमें अचीव करना ही क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हमारा, क्या मिशन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सबसे पहले, एक तो हो गया मिशन, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि एंड गोल ऑफ ऑल दी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। करना ही क्या है, अचीव क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है। कैन बी इंडिविजुअली कलेक्टिव हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, कलेक्टिव भी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, जनरल या स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या जनरल भी हो सकते हैं, है ना। स्ट्रेटजीज क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स प्लस एक्शन प्लान्स प्लस रिसोर्स एलोकेशन। ये सारी चीजें होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कभी आप प्लान करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, है ना। एक्शन प्लान होता है उसके अंदर, रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है प्लान्स के लिए। ओरिजिनली मिलिट्री टर्म, नाउ यूज फॉर कॉम्पिटिटिव प्लानिंग। पहले तो एक मिलिट्री टर्म थी, आर्मी वगैरह में यूज होने वाली। अब एक कॉम्पिटिटिव प्लानिंग एक टर्म है जो हर जगह यूज होती है, हर कॉर्पोरेट में हर जगह पर यूज होती है ना। पॉलिसीज क्या क्या है, गाइड्स टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज में हमें एक गाइड मिलते हैं सोचने के लिए कि क्या करना है ना। सेट लिमिट्स फॉर डिसीजन एंश्योर्स दी कंसिस्टेंसी। जितना हम डिसीजन में कंसिस्टेंसी रखेंगे, लिमिट रखेंगे, जितना लिमिट रखेंगे उतनी हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी। एग्जांपल में री इन्वेस्ट 50% अर्निंग ईच ईयर। आपने एक डिसाइड कर दिया कि 50% अर्निंग को हर साल हम इन्वेस्ट करेंगे, तो एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो प्लान करने से क्या हुआ, कंसिस्टेंसी बन गई ना। बात समझ आए बेटा। प्रोसीजर्स के एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए एक्शंस का। जब हम प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज लास्ट में हो रही है उसको आप पहले डाल दो प्लान में। प्लान का मतलब ही क्या है कि सीक्वेंस को फॉलो करना, राइट। तो सीक्वेंशियल वे में होना चाहिए। एग्जांपल सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेट सीनियरिटी, सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए। पॉलिसी गाइड टू थिंकिंग एंड प्रोसीजर इज गाइड टू एक्शन। जब हम पॉलिसी वर्ड बोलते हैं तो गाइड टू थिंकिंग है इसका मतलब, प्रोसीजर बोलते हैं तो गाइड टू एक्शन, ठीक है ना। रूल्स आते हैं बेटा इसके अंदर, नो डिस्क्रिशन मस्ट बी फॉलोड रूल्स। एग्जांपल लीव रूल्स है, अगर आप प्लानिंग में आप कोई चीज डाल रहे हो तो उसको सीरियसली यानी रूल्स की तरह लेना चाहिए उसको। प्रोग्राम्स में आउटलाइन ऑफ द वर्क इन पेपर सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, सपोर्टेड बाय बजट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। किससे सपोर्ट होना चाहिए, बजट से, पॉलिसीज से और प्रोसीजर्स से। एग्जांपल में 60% एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है जी। चलो बजट होता है इसके अंदर, जब हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की तो मैंने कहा उसके अंदर हमें बजट भी डालना होता है। अगर कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व है तो बजट भी होगा बेटा इसके अंदर, है ना, वो भी आपको इंक्लूड करना है। सिंगल यूज प्लान इन न्यूमेरिकल टर्म्स, दैट इज मनी, टाइम, मटेरियल। एग्जांपल में इनकम एंड एक्सपेंस बजट, प्लानिंग, क्रिएटिंग बजट एंड कंट्रोलिंग में एडमिनिस्ट्रिंग द बजट। ये सारे अलग अलग एग्जांपल्स है ना। प्लानिंग में हम क्रिएट करते हैं बजट और कंट्रोलिंग हम करते हैं तो एडमिनिस्टर करते हैं बजट को, यानी कि बजट को मैनेज करते हैं, संभालते हैं। कॉर्पोरेट प्लान जो वर्ड है हमारा, कॉर्पोरेट प्लान, कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द बिजनेस गोल्स। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, है ना। स्ट्रेटजी, डेफिनेशन, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारे आते हैं बिजनेस गोल्स के अंदर। नेचर क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक है, लास्ट थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ। जितनी भी बिजनेस की लाइफ है तब तक चलता है ये, ऐसा नहीं है कि बीच में कभी खत्म हो जाए, जब तक बिजनेस की लाइफ है तब तक चलेगा। स्कोप क्या है, लार्जर देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गाइड्स कॉम्प्लेक्स कंपनीज विद मल्टीपल सब्सिडरीज। लार्जर देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हमने बात करी थी उससे ज्यादा बड़ी मानी जाती है, क्योंकि कंपनीज लेवल पर हो रही है, कॉर्पोरेट लेवल पर हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया बेसिकली, है ना, विद मल्टीपल सब्सिडरीज। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लान में स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, कंटिजेंसी। देखो स्ट्रेटेजी क्या हमने जो भी पढ़ा था पीछे, मिशन, स्ट्रेंथ और वीकनेस और प्रेजेंट स्टेट और डिजायर्ड फ्यूचर होता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। जो टेक्टिकल प्लानिंग है वो किस लिए, ब्रेक स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनटू द स्मॉलर गोल। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है अगर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें
शॉर्ट टर्म गोल, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म गोल जो मेरे को अगले 5 साल में अचीव करना है। अब उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अगले 5 साल तक, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा मैं, तो दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लानिंग, ठीक है ना। ऑपरेशनल क्या हो गया, डेली टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब और छोटा हो गया इसके, यूजुअली 1+ ईयर के अंदर। रिसोर्सेज एलोकेशन, जो डेली टास्क है उनको करने के लिए क्या प्लान है। फिर आ गया कंटिजेंसी, यानी इन केस ऑफ डिस्ट्रप्शन या इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, है ना, प्रिपेयर फॉर डिस्ट्रप्टिव इवेंट जैसे नेचुरल डिजास्टर, कैश इन्फ्लक्स एज नीडेड, जितना रिक्वायर्ड हो। तो इसके अंदर कोई टाइम थोड़ी है, कंटिजेंसी तो कभी भी हो सकती है, राइट। तो कॉर्पोरेट प्लान के टाइप से बिजनेस यूनिट प्लान की बात करें अगर, तो बिजनेस यूनिट में क्या आता है, विजन एंड मिशन आता है, मार्केट एनालिसिस आते हैं, प्रोडक्ट सर्विस की डिटेल आती है, मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटेजीज आती है, ऑपरेशनल और मैनेजमेंट प्लान्स आते हैं बेटा, फिर फाइनेंशियल प्लान्स प्लस मैट्रिक्स टू ट्रैक दी प्रोग्रेस। कैटेगरीज की बात करें तो बाय पर्पस अगर देखें तो स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल कंटिजेंसी। स्ट्रक्चर की बात करें तो ज्योग्राफिक, प्रोडक्ट और कस्टमर फोकस्ड, अलग अलग बेसिस पर है। पर्पस देखें तो हमने पीछे बात करी अभी, स्ट्रेटेजी है, टेक्टिकल, ऑपरेशनल, किस लिए हो रहा है प्लान। स्ट्रक्चर की बात करें तो कि कौन से एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली या प्रोडक्ट के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से। फिर बात कर रहे हैं फॉर्मेट के हिसाब से, तो ट्रेडिशनल है, लीन है या फिर 1 पेज है, समझ गए। ये हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट की, किस तरीके का फॉर्मेट, पुराने जैसे बनता रहा है वैसे बनाएंगे, या थोड़ा सा कवर करना है कि भैया लीन हो कि मतलब सब कुछ डिटेल में, या 1 पेज पे कि भैया सब कुछ शॉर्ट करके एक ही बार डाल दिया, है ना। तो कैटेगराइजेशन है बिजनेस यूनिट प्लान की। फिर डिपार्टमेंटल प्लान की बात करें अगर, तो क्लैरिटी ऑफ द रीजन की बात करें, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनाना, एक तो हो गया पूरी कंपनी का प्लान। अब कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग प्लान बनाना, उसका रीजन पहले पढ़ रहे हैं कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस, बेनिफिट क्या होगा, एवरीवन अलाइंड ऑन द गोल्स एंड प्रायोरिटीज। अगर क्लैरिटी होगी पर्पस की, सबको पता होगा क्या अचीव करना है, तो उसका सब लोग अलाइंड होंगे, सबके माइंड में होगा भाई किस हिसाब से काम करना है, क्या अचीव करना है। अलाइनमेंट रीजन है, अलाइनमेंट से क्या होगा, डिपार्टमेंट गोल मैच दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो पूरे एक डिपार्टमेंट के गोल है वो अलाइन हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग है, डिपार्टमेंट कुछ अलग काम कर रहा है, तो दोनों के गोल्स का अलाइन होना बहुत जरूरी है ना। डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी तरीके से ही चलना चाहिए, राइट। रिसोर्स एलोकेशन यानी इफेक्टिव यूज ऑफ बजट, पर्सनल और टाइम, ठीक है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से होना चाहिए, रीजन उसका बेनिफिट है ना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू ट्रैक एंड एडजस्ट दी परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या है, ट्रैक परफॉर्मेंस होगा, देखा जाएगा भी कौन सी चीज जो प्लान के अकॉर्डिंग थी वो कहां पे थी, कहां तक चल रही है, कहां तक पहुंची है, राइट। चलो ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और प्रोसेस। पहले तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या, प्लानिंग पढ़ा भी हमने, अब हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करना मतलब डिवाइडिंग द वर्क अमंग द पीपल प्लस कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर काम बांट रहे हैं, भाई ये लोग है, ये काम बांट दिया, हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। की डेफिनेशन देखेंगे हेनरी फेयोल, पीटर ड्रकर और चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग। हेनरी फेयोल ने क्या बोला, प्रोवाइडिंग बिजनेस विद इन द विद एवरीथिंग यूजफुल, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल। मतलब बिजनेस को यूजफुल बनाने के लिए सारा रिसोर्सेज, सारी चीजें प्रोवाइड करना। पीटर ड्रकर ने क्या कहा, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप एंड क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। इसने क्या बोला कि भैया ग्रुपिंग एक्टिविटीज डेवलप करना, यानी टीम डेवलप करना, स्टैब्लिश करना अथॉरिटी रिलेशनशिप की, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, है ना। फिर चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बोला, सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2+ पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज का क्रिएट करा हुआ सिस्टम। ये इसने डेफिनेशन दी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है जी। लुइस एलन ने क्या बोला, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, स्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप्स। सबकी डेफिनेशन एज इट इज नाम से आपको याद करने बेटा, मीनिंग सबका सेम है, ऑर्गेनाइज करना, है ना। कूंट्स एंड ऑर्डन ने क्या बोला कि ग्रुपिंग एक्टिविटीज, असाइनिंग ड्यूटीज एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला, स्टैब्लिशिंग इफेक्टिव बिहेवियर रिलेशनशिप अमंग दी पर्संस। फिर इसने क्या बोला, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज नीडेड फॉर प्लान एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में अरेंज भी करना। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में 8 पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बोले तो क्या होता है ऑर्गेनाइज करने से, क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू यूनिट्स और डिपार्टमेंट ब्रिंग दी स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। वेल डिफाइंड जॉब्स होती है, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, रोल की क्लैरिटी होती है। क्लैरिफाइड अथॉरिटी क्लैरिफाई होती है कि किसको कौन किसको रिपोर्ट करेगा। पावर क्लैरिफाइड होती है, मिस यूज प्रिवेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है ना। कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, क्लियर रिलेशनशिप प्लस म्यूचुअल कोऑपरेशन और हार्मनी, ये सब बढ़ता है, ठीक है जी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन प्लस डिफाइंड रोल्स इज गिव्स इफेक्टिव मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अवॉइड डुप्लीकेशन, वेस्टेज और कंफ्यूजन। एडाप्टेशन टू चेंज, जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे नए चेंजेस को भी अडाप्ट कर पाओगे, है ना, चेंजेस से घबराओगे नहीं। स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चेंज।
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी डेलीगेशन, क्रिएटिविटी, रिड्यूस्ड वर्कलोड, इनोवेशन, सबॉर्डिनेट ग्रोथ, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नई नई ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी, सबॉर्डिनेट ग्रो करेगा, है ना, सबॉर्डिनेट भी ग्रो करेंगे। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है बेटा ऑर्गेनाइजिंग के। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 5 स्टेप ध्यान से देखेंगे कौन कौन से हैं, अभी पढ़ेंगे इनको। डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पहले तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, फिर आइडेंटिफाई द ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, भाई जो जो आपको ऑर्गेनाइज करना है काम को, तो ग्रुपिंग करो, सारी आइडेंटिफाई करो, है ना। अलॉटमेंट करो ड्यूटीज का सबको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। डेवलप करो एक रिलेशनशिप, अथॉरिटी वाली बात हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज, फाइनली एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके अलाइन कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, है ना, इसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। तो देखेंगे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना मींस आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिफोर एनी एक्टिविटी, गिवन यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हो जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो कि क्या अचीव करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, डिवाइड द मेन एक्टिविटीज दैट इज प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, क्लासीफाई एंड ग्रुप जॉब्स। सारे काम डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग ग्रुप करने जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही क्या है कि ऑर्गेनाइज करना काम को, राइट। अलॉटमेंट कर दो ड्यूटीज की, असाइन जॉब्स अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, गिव सफिशिएंट अथॉरिटी, एबिलिटी के हिसाब से काम को डिवाइड कर देना और सफिशिएंट अथॉरिटी देना हर एक को, जिसको पता हो कि हाँ यहाँ इस काम तक की, यहाँ तक की अथॉरिटी मेरे पास है ना। फिर डेवलपिंग द रिलेशनशिप, एवरीवन नोस टू हुम दे आर अकाउंटेबल, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सबको पता हो कि कौन किसको अकाउंटेबल है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी से पूछ रहा है काम के लिए, राइट, तो सबको पता हो कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज वाया अथॉरिटी रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल कुछ भी हो सकती है। कम्युनिकेशन सिस्टम प्लस कोऑर्डिनेशन, यूनिटी और टीम वर्क बढ़ता है इससे, ठीक है नहीं। फाइनली हमने क्या कर दिया, जो भी हमने ऑर्गेनाइज करा था, डिस्ट्रीब्यूट करा था डिपार्टमेंट को, सबको रोल बता दिए थे, सबकी अथॉरिटी डिफाइन कर दी थी, अब इन सबको अलाइन कर दिया एक जगह, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग ऑफ एक्टिविटीज। तभी तो सब ऐसा होगा कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाएगा काम, दूसरे तो एक सीक्वेंस बना दिया ना, अलाइन कर दिया, ठीक है बेटा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी इज राइट ऑफ अ मैनेजर टू कमांड दी सबॉर्डिनेट्स। अथॉरिटी वर्ड का मतलब ही क्या है, जब आपके पास कोई पावर है तो अथॉरिटी आपके पास, क्या आप अपने सबॉर्डिनेट को कमांड कर सकते हो। राइट ऑफ अ मैनेजर टू कमांड द सबॉर्डिनेट्स, इशू ऑर्डर्स, मेक डिसीजंस एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस के साथ। फॉल्स व्यू क्या है, ऑफिशियल अथॉरिटी, राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। पर्सनल अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मॉरल वैल्यूज, लीडरशिप, एनहांस द इफेक्टिवनेस। विदाउट अथॉरिटी क्या होगा, नो वन कैन बी मैनेजर, अथॉरिटी इज द बाइंडिंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अथॉरिटेटिव होगा अगर कोई, तभी लोग उसको फॉलो करेंगे, राइट। चलो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले तो लेजिटिमेसी होती है, एक लेजिटिमेट चीज है, एक लीगल चीज है, एक मानने वाली चीज है, राइट। अथॉरिटी मस्ट बी लेजिटिमेट बेस्ड ऑन पोजीशन, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी को कोई सीरियसली ना ले, राइट। डोमिनेंस होना चाहिए, क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द हायरार्की। भैया सीधा सा मतलब है डोमिनेंस होना चाहिए, अगर सेम लेवल पर ही है, सबऑर्डिनेट्स आर ऑन द सेम लेवल, तो वहां पर कोई अथॉरिटी वाली बात नहीं आती। समझ रहे मेरी बात, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, सुपीरियर होगा एक सबऑर्डिनेट होगा तभी अथॉरिटी वाली बात आएगी। अगर आप सेम लेवल सबऑर्डिनेट में अथॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना, टीम्स में आपस में दिक्कत हो सकती है, राइट। तो हायरार्की के हिसाब से अथॉरिटी होनी चाहिए, डिक्रीजेस एज यू गो डाउन दी अथॉरिटी, जैसे जैसे हायरार्की में नीचे जाते जाओगे अथॉरिटी कम होती जाएगी। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पर्सन विद अथॉरिटी इज लायबल टू सुपीरियर फॉर फुलफिलिंग दी ऑब्लिगेशन, जिसके पास भी अथॉरिटी है वो इज लायबल टू द सुपीरियर फॉर फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन। अब जिसके पास भी अथॉरिटी है वही लायबल है, जिसके पास अथॉरिटी है वो क्या है, लायबल है अपने और सुपीरियर को रिपोर्ट करने, मतलब जो भी उसके अंडर जिसकी अथॉरिटी उसको दी गई जिस काम की, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो वही लायबल है। अथॉरिटी का सीधा सीधा मतलब ये है ना। फ्लोज डाउनवर्ड, हायर पोजीशन हायर अथॉरिटी, है ना, हायर पोजीशन हायर अथॉरिटी, और सेम पोजीशन तो नो अथॉरिटी, सीधी सी बात है ना, हायर पोजीशन हायर अथॉरिटी। डेलीगेशन की बात करें, कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स बट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द डेलीगेटर, कैन बी डेलीगेटेड, लोअर लेवल्स पे डेलीगेट करी जा सकती है, आप अपने लोअर लेवल्स पे डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिर भी डेलीगेटर के पास ही रहेगी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी, ठीक है ना। पैरिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्योल्स का प्रिंसिपल कहते हैं कि अथॉरिटी का मतलब ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, अथॉरिटी आना एक जिम्मेवारी है, विद ग्रेट पावर्स कम दी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म दी असाइंड ड्यूटी। सबऑर्डिनेट जब कोई असाइंड ड्यूटी पूरी कर रहा है तो दैट मीन्स वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, उसको कोई असाइन करा गया काम उसको पूरा कर रहा है वो। अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, मैंने बताया ना, जो अथॉरिटी वाली बात करी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट होना जरूरी है। फ्लोज अपवर्ड, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, जो आपकी जिम्मेवारी है, जो काम आपको करना है वो आप ही को करना है, उसको आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, समझ गए, आप ही का काम है वो, अथॉरिटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, राइट। चलो फीचर्स की देखिए बात करें अगर, क्या क्या असाइन टू द ह्यूमन बींग्स ओनली, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई
इंटेंजिबल चीजों, सॉरी नॉन नेचुरल चीजों पे नहीं हो सकती, ह्यूमन की बात हो रही है। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी प्रॉपरली अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बार बार बोल रहा हूं, अथॉरिटी के केस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में, फ्लोज अपवर्ड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड, पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड नीड्स अथॉरिटी टू फुलफिल। रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी की जरूरत है। अथॉरिटी जब होगी और बताया जाएगा कि ये काम आपको असाइंड है, तो ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, राइट। चलो, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन चीजें बेटा, अथॉरिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस। पहले देखते हैं एलिमेंट्स। अथॉरिटी क्या है? राइट टू मेक द डिसीजंस। पावर क्या है? एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी टू द आउटकम्स। जो भी आउटकम्स आएंगे उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तीनों का बेसिक मीनिंग पता लगा। अब इम्बैलेंस एंड देयर इफेक्ट। अथॉरिटी विद पावर, विदाउट पावर का मतलब क्या है? अथॉरिटी तो है पर पावर नहीं है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, इनएफिशिएंसी होगी, काम होगा नहीं। जो पावर, अथॉरिटी तो है पर पावर नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, काम में इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई, तो अनअकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, एब्यूज होगा पावर का, राइट। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर अथॉरिटी नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फेलियर देखने को मिलेगा, स्ट्रेस होगा और स्केप गोटिंग होगी, यानी कि काम में दिक्कत आएगी, काम में गैप आ जाएगा, काम डिले होगा, राइट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब जब अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, देखते हैं। डेलीगेशन मतलब असाइनिंग द अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करना, ठीक है ना। हाउ डेलीगेशन बैलेंस थिंग्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में गिविंग डिसीजन मेकिंग राइट्स, एग्जांपल अप्रूव रूटीन एक्सपेंसेस। आपने किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी कि भैया रूटीन के एक्सपेंस जो है तुम अप्रूव कर दो, तुम देख सकते हो, तुम उसको अप्रूव कर सकते हो। डेलीगेशन ऑफ पावर, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन चैनल्स एंड सपोर्ट। भाई प्रोवाइड करना रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टास्क स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी होती है। किसी टास्क से, यानी कि पूरी दे दी जाती है, किसी टास्क से स्पेसिफिक हो सकती है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज विद द लीडर। मैंने बताया ना, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के पास से रहती है, राइट। चैलेंज क्या है इसके अंदर डेलीगेशन में? ट्रस्ट इश्यूज आते हैं सबसे पहले तो। लीडर डजंट ट्रस्ट द टीम कंपिटेंस, टीम की कंपिटेंस पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो सारी की सारी डेलीगेशन नहीं कर पाता समटाइम्स। ओवरलोडिंग होती है, गिविंग टू मच वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स। रोल एम्बिग्यूटी होती है, अनक्लियर बाउंड्रीज ऑफ द अथॉरिटी और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनक्लियर बाउंड्रीज, पता नहीं होती कि बाउंड्रीज क्या, मतलब कहां पे रुकना है, कहां तक की अथॉरिटी है, ये नहीं पता होता। तो दीज आर सम चैलेंजेस, है ना। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेंट्रलाइज मतलब जब एक जगह पे कोई चीज केंद्रित है, सारी चीजें एक ही जगह पर है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब इधर उधर बटी हुई है, बेसिक मीनिंग। अब देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, लोअर लेवल जस्ट एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स। एक ही जगह पर सेंट्रलाइज है सारी की सारी, जितने भी उसके नीचे सबऑर्डिनेट है सबका, सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ यहां पर है, सेंट्रलाइज्ड है। सबको पता है कि यहां से कोई चीज चलेगी तो चलेगी, इन बिटवीन नीचे किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, राइट। डिसेंट्रलाइज मतलब सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया एक टॉप लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी यहाँ पे भी किसी को दी हुई है, एक अथॉरिटी यहाँ पे भी दी हुई है, ये काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी रिस्पॉन्स की अकाउंटेबिलिटी, कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी यहाँ जा रही है, कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी इधर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से अलग अलग जगहों पर, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, चलो डिफरेंस देखते हैं फटाफट से। मीनिंग हमने पढ़ लिया, अथॉरिटी कंसंट्रेटेड एट टॉप, यहां पर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल, सारे लेवल्स में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेलीगेशन, यहां पर कोई डेलीगेशन नहीं हो सकता, यहां पर सिस्टमैटिक डेलीगेशन होती है, तरीके से डेलीगेशन करी जा सकती है। सूटेबिलिटी क्या है? यहां पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। फ्रीडम ऑफ डिसीजन क्या है? नो फ्रीडम एट मिडल और लोअर लेवल्स। फ्रीडम मिडल लेवल या लोअर लेवल पर कोई फ्रीडम नहीं है, यहां पर फ्रीडम देखा जाता है सारे के सारे लेवल्स पर क्या है? फ्रीडम है, डिसेंट्रलाइज है ना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? यहां पर वर्टिकली चलती है और यहां पर ओपन एंड फ्री। वर्टिकल समझते हो ऐसे, दिस इज वर्टिकल की ऊपर से कमांड चलेगी और नीचे सबको फॉलो करनी होगी। यहां पर क्या है? ओपन एंड फ्री, इधर उधर बिखरी हुई है। एम्प्लॉय मोटिवेशन यहां पर कम होता है, यहां पर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि भाई यहां पर एक ही अथॉरिटी, यहां पर हाई की होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत अथॉरिटी उसी के पास भी आ जाती है फ्लो करते करते, है ना। कॉन्फ्लिक्ट होता है डिसीजन में, लीस्ट चांस होता है, यहां पर चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अथॉरिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बर्डन, ओनली टॉप ग्रुप कैरीज द बर्डन, और यहां पर शेयर्ड, क्योंकि जब एक ही के पास अथॉरिटी है तो वही बर्डन लेगा। यहां पर अथॉरिटी बट गई, इसका मतलब क्या है? बर्डन भी बट गया, राइट। चलो फिर मेरिट देखो, फायदे क्या है भैया? क्लियर चेन होगी कमांड की, अगर बढ़िया से सेंट्रलाइज होगा तो क्लियर चेन ऑफ कमांड होगी, वेल डिफाइंड हायरार्की होगी, क्लियर रिपोर्टिंग होगी, फोकस्ड विजन होगा हमारा, कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवरी फ्रॉम टॉप, टॉप लेवल से कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर होगा सही तरीके से। रिड्यूस्ड कॉस्ट होगी, यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, लेस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कम होगी, सेंट्रलाइज होगा तो बढ़िया तरीके से चलेगा ना काम। फिर क्या होगा? क्विक होगा इंप्लीमेंटेशन, फ्यू पीपल मेक डिसीजंस क्विकली, अगर कम लोगों के पास अथॉरिटी है तो डिसीजन जल्दी होता है ना, नहीं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें। इंप्रूव्ड क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर प्लस बेटर सुपरविजन, अच्छे से कंट्रोल करा जा सकता है, अगर एक ही के पास पावर है तो कंट्रोल अच्छे से करा जा सकता है ना।
डिसएडवांटेज क्या है इसके, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, एम्प्लॉय जस्ट इंप्लीमेंट, नो क्रिएटिविटी। अब उनको कोई मजा तो आ नहीं रहा, अथॉरिटी एक ही जगह पर है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। रिमोट कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट लैक्स कंट्रोल ओवर द इंप्लीमेंटेशन, मतलब कई बार क्या होता है इंप्लीमेंटेशन से कंट्रोल खो देते हैं वो लोग, डिले होता है वर्क में, एक ही जगह अथॉरिटी है ना तो वेट टाइम ज्यादा हो जाता है, एम्प्लॉय वेट फॉर गाइडेंस फ्रॉम द टॉप, वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। लैक ऑफ एम्प्लॉय लॉयलिटी, लिमिटेड ऑटोनॉमी, लेस लॉयलिटी, क्योंकि अब उनको मजा नहीं आ रहा ना, अथॉरिटी एक ही जगह पर है, तो वो उनको क्या है कि वेटिंग टाइम इतना ज्यादा है, एक ही जने के बाद अथॉरिटी वो बोलेगा तो करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है एम्प्लॉय लॉयलिटी उसकी कम भी हो सकती है, पर लेस ऑटोनॉमी देखने को मिल सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो फैली है सब जगह, है ना। एग्जीक्यूट डेवलपमेंट, सबऑर्डिनेट्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि अथॉरिटी आ जाती है उनके पास, डिस्ट्रीब्यूट होती। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, टैलेंट पूल फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए टैलेंट पूल यहाँ पर निकल के आता है। रिलीज टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट थोड़ा सा भाई फ्री तो होती है, क्योंकि भाई बहुत जगह डिसीजन बांट दिया, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो थोड़ा फ्रीडम होता है। फोकस ऑन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ ज्यादा होती है, कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट्स और हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है जी। डीमेरिट्स क्या, इसके नुकसान क्या, रिस्क ऑफ मिस अलाइंड ऑब्जेक्टिव, कई बार मिस अलाइंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि एक का कोई और सोच रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और सोच रहा है। डिपार्टमेंट में प्रायोरिटाइज ओन गोल्स ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, खुद के गोल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज देखने को मिलती है, प्रोसीजर्स। इंक्रीज कॉस्ट, जब ज्यादा अथॉरिटीज होती है, ज्यादा रिसोर्स लगेंगे, ज्यादा ट्रेनिंग होगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो सब चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है। कोऑर्डिनेशन के चैलेंज आ जाते हैं कई बार, भाई वही वाली बात है, सेंट्रलाइज है तो कम से कम एक जगह से तो चल रही है चेन ऑफ कमांड, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि हर किसी के पास अथॉरिटी है। क्वालिटी कंट्रोल इशू हो सकता है, वेरिएशन इन डिसीजन क्वालिटी अक्रॉस द यूनिट्स, अब सबके पास पावर है तो सब अपने अपने हिसाब से क्वालिटी का डिसीजन ले रहे होंगे, तो क्वालिटी वेरी कर सकती है, जिससे क्वालिटी खराब हो सकती है, राइट। चलो जी, स्टाफिंग बेटा, स्टाफिंग का मतलब क्या है, अब हमें डिपार्टमेंट में स्टाफिंग करनी है, यानी अलग अलग एरियाज बांटने, ठीक है ना। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले। मीनिंग क्या, प्रोसेस ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग अ वर्कफोर्स दैट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अब जिस तरह के लोग आप अपॉइंट करोगे उसी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट होगी आगे, है ना। ब्रिजेस द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड अवेलेबल टैलेंट पूल, किसका गैप खत्म करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है और जो टैलेंट पूल की रिक्वायरमेंट है, इसका गैप खत्म करती है स्टाफिंग। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच पाते हैं इसमें, सिंपल है। डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी थी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबका मतलब सेम ही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। सिलेक्शन ये सिर्फ वर्ड्स का खेल है और कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनमें से कोई डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे किसने दी थी, ऑब्जेक्टिव पेपर में यही पूछ सकते हैं, या किसी का नाम दे देंगे और 4 डेफिनेशन दे देंगे ऑप्शंस में, पूछेंगे बताओ इसने कौन सी डेफिनेशन दी थी, तो नाम के हिसाब से आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेटा इसके, पीपल ओरिएंटेड है, लोगों के हिसाब से, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, डेवलप्स पोटेंशियलिटी, पर्सनैलिटी और स्किल्स। फिर परवेसिव फंक्शन देखने को मिलता है, रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सब में चाहिए, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट हो, सब में चाहिए होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होता है इसके अंदर, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दी वर्क। फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओरिएंटेड, यानी इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स, जब बहुत सारे स्टाफिंग अगर आपने सही करी हुई है तो सब कुछ ऑर्गेनाइज होकर चलेगा ना, सब कुछ, है ना। कॉर्डियल वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कंफर्टेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एक, सही है कि नहीं है, ठीक है जी। मैन पावर प्लानिंग बोले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब आपने जो लोगों को अपॉइंट करा हुआ है, एचआर सुना होगा, अपने एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो मैन पावर प्लानिंग में क्या, राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग, तो ये सब कुछ होना चाहिए, सही लोग होने चाहिए, सही जगह पर, सही समय पर और सही काम कर रहे हो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या है, एनालाइज करो करंट पावर इन्वेंट्री कितनी है आपकी, फिर फ्यूचर मैन पावर को फोरकास्ट करो, डेवलप करो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आप ये डिसाइड कर सको कि भैया हर एक एम्प्लॉय को करना क्या क्या, सारे एम्प्लॉयज का गोल्स क्लियर हो। डिजाइन दी ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर रिक्वायर्ड है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो प्रॉपर, जिससे हर एक को पता लग जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से क्या क्या काम कब कब करना है, ठीक है ना। चलो, रिक्रूटमेंट का मतलब समझते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अट्रैक्ट, सिंपल मतलब है रिक्रूटिंग का कि अब जब लोग रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना, इंटरव्यू करना, सिलेक्टिंग, हायरिंग एंड ऑन बोर्डिंग द एम्प्लॉइज, दिस प्रोसेस, दिस कंप्लीट ऑल द थिंग्स आर नोन एज रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसके अंदर स्टेप्स है बेटा, डिवाइस करते हो रिक्रूटमेंट प्लान, फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हो जॉब का, फिर एडवर्टाइज करते हो पोजीशन को, फिर रिक्रूट करते हो पोजीशन को, फिर रिव्यू करते हो एप्लीकेशंस को, जो जो एप्लीकेशंस आपके पास आ जाती है ना। फिर फोन इंटरव्यू होता है नॉर्मल कि हाँ भाई अब कौन है पर्सन क्या है जानने के लिए, फिर इंटरव्यू शेड्यूल होता है, फिर एप्लीकेंट असेसमेंट होता है, फिर बैकग्राउंड चेक होता है, डिसीजन होता है, रेफरल चेक होता है, कुछ जॉब ऑफर है तो दे दी जाती है, हायरिंग होती है, ऑनबोर्डिंग हो जाती है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कोई भी कहीं पर रिक्रूट होता है तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है बेटा। चलो, सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन क्या होगा,
सिलेक्शन क्या हो गया, डेली ऑर्डर के हिसाब से। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग कैंडिडेट्स इनटू टू क्लासेस, दोज हु ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट और दोज हु डू नॉट, जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर हुई है और जिनको नहीं हुई है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा 9 स्टेप में, सबसे पहले रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, ये रिक्रूटमेंट के इन बिटवीन हो रहा है, समझ गए। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, कट्स इंटरव्यू कहते हैं जिसको, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा नॉलेज बिहेवियर और एफिशिएंसी का, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा फॉर्मल इन डेप्थ वाला, फिर चेक करी जाएगी कोई रेफरेंस या कोई प्रीवियस हिस्ट्री अगर उसकी है तो, फिर क्या होगा, सिलेक्ट करा जाएगा, डिसीजन फाइनल होगा कि रखना है या नहीं रखना है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो सकती है, जॉब ऑफर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं जिसको, और देन फाइनली क्या हो जाएगा, प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, फाइनली हम उसको क्या कर देंगे बेटा, प्लेस कर देंगे। फिर आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब जो आपने रख लिया जॉब पे तो उसकी ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगी। तो देखते हैं फटाफट से मीनिंग में, लर्निंग स्किल्स फॉर करंट जॉब, ये तो हो गया ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल ग्रोथ। जब आप कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो तो दैट इज ट्रेनिंग, और जब आप ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो रही है दैट इज डेवलपमेंट, है ना। ओरिएंटेशन क्या है, जॉब ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड होते हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड बात है, ये लाइफ से रिलेटेड बात है, करियर ओरिएंटेड। फोकस क्या है, सिर्फ आज की नीड्स, इसमें क्या है, फ्यूचर की ओवरऑल नीड, अपने पूरे जीवन की बात कर रहे हैं ना। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये आउटसाइड हो सकता है, ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए होता है। डेवलपमेंट इज व्हाट, अपना मोटिवेशन। प्रोसेस रिएक्टिव होता है, इसमें प्रोएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब पहले करना, प्रोएक्टिव मतलब बाद में, है ना। और ये क्या है, स्किल फोकस, टेक्निकल स्किल्स, यहाँ पर कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स, आपने आपको डेवलप करना है तो कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए। स्कोप थोड़ा कम है, ये वाइडर है। लर्न न्यू एंड रिफ्रेश ओल्ड एंड इंप्लीमेंटेशन लर्न, मतलब जो भी आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करना, और फाइंड न्यू यानी नई चीजें ढूंढना उसके अलावा अपनी लाइफ में। ठीक है जी। फिर आता है बेटे परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है रेगुलर रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। रेगुलर बेसिस पर आप जॉब की परफॉर्मेंस, अब देखो ना परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो क्या और उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसके अंदर प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं, तो आप पहले रिव्यू करोगे उसकी परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन को। ऑल्सो नोन एज एनुअल रिव्यू बोल सकते हैं, एम्प्लॉय अप्रेजल बोल सकते हैं, या परफॉर्मेंस रिव्यू या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी बोल सकते हैं। बात समझे बेटा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की। तो देखो क्या क्या है इसमें, सबसे पहले रेगुलर रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन, यूज्ड फॉर पे इंक्रीज के लिए यूज होगा, बोनस के लिए, और टर्मिनेशन भी करना है तो भी चेक करना पड़ेगा ना क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। टाइमिंग एनुअली होती है, सेमी एनुअली या क्वार्टरली भी हो सकती है। फिर मोस्ट कॉमन में टॉप डाउन रिव्यू होता है, मैनेजर रिव्यू करता है, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर, अगर कल्चर सही से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है ना, सारी चीजें। फिर आता है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर। देखो कंपनसेशन क्या है, फाइनेंशियल, बेनिफिट्स क्या है, नॉन फाइनेंशियल। एग्जाम्पल में सैलरी, वेजेस, कमीशन, और इसमें क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टॉक ऑप्शन, जिम, फ्लेक्सिबल बोर्ड, ये सब चीजें क्या है जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कैश की फॉर्म में नहीं होते पर अदर बेनिफिट्स। टैक्सेशन में सब्जेक्ट टू टैक्स, या फिर सम में टैक्स एग्जाम, सब में भी टैक्स एग्जाम। पर्पस क्या है, अट्रैक्ट टैलेंट एंड बूस्ट रिटेंशन, यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा पर्क्स टू मोटिवेट एंड रिटेन, ये सब बेनिफिट्स क्यों होते हैं, एक्स्ट्रा पर्क, ताकि मोटिवेशन मिले एम्प्लॉय को कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बेनिफिट्स भी अपार्ट फ्रॉम सैलरी, राइट। समझ आया बेटा। तो ये था बेटा चैप्टर का कुछ पार्ट अभी हमने पढ़ा है यहाँ तक, इसके बाद का पार्ट बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, तो सारे कंसेप्ट डिटेल में करेंगे कल, यानी नेक्स्ट क्लास जो आपको आएगी इसकी, उसके अंदर इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा दोनों एक साथ कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चैप्टर करेंगे पहले रिमेनिंग और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा आई होप चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, सब अच्छा स्कोर करने वाले हैं, डोंट वरी। पहली बार पेपर होने जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। चैप्टर आपने अगर पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए मेरे साथ, डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।